आज हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, उस कंसेप्ट को क्लियर करना है। सबसे पहले एक चीज बताओ, एक वर्ड आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या कई बार लिखा रहता है आइसो ऑस्मोटिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक या आइसो ऑस्मोटिक। वैसे तो नाम से क्लियर है, आइसो मतलब सेम, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कब सेम होगा? जब सेम मोलर कंसंट्रेशन होगी। बोलिए, जब मोलर कंसंट्रेशन सेम होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? खास बात, अगर आप ऐसे सॉल्यूशंस को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करेंगे तो इनके बीच ऑस्मोसिस नहीं होगा। अगर आप उन्हें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करेंगे तो इनके बीच ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? दोनों की कंसंट्रेशन आपस में बराबर है। कह सकते हैं C1 इक्वल C2, या N1 अपॉन V1 इक्वल्स N2 अपॉन V2, या W1 अपॉन M1 V1 इक्वल्स। बोलो, आइसोटोनिक की बात समझ में आती है? सारे बच्चे बताइए, आइसोटोनिक की बात समझ में आती है? अब देखो जरा एक बार, आइसोटोनिक सॉल्यूशन या वर्ड यूज करते हैं आइसो ऑस्मोटिक। सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है, जिनकी मोलर कंसंट्रेशन सेम रहती है, ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। C1 इक्वल C2, तो N1 अपॉन V1 इक्वल्स N2 अपॉन V2, W1 अपॉन M1 V1 इक्वल्स W2 अपॉन M2। ठीक है, सब बच्चे समझ रहे हैं? When such solutions are separated by semi-permeable membrane, when such solutions are separated by semi-permeable membrane, no osmosis occur between them. No osmosis occur between them. For example, the osmotic pressure associated with the fluid inside the blood cell is equivalent to that of 0.9% mass by volume sodium chloride solution called normal saline solution. ये most important question है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन? 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। अगर आपने देखा हो, एक इंजेक्शन तो अगर आपको याद आता हो कहीं भी लगा देते हैं, एक इंजेक्शन होता है जो नस के अंदर लगाया जाता है, जानते हैं? बताइए। एक इंजेक्शन होता है जो नस के अंदर लगता है, उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है और जो ब्लड की कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जो नसों के अंदर इंजेक्शन लगता है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड की कंसंट्रेशन की इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ऐसा ऑब्जर्वेशन है
जो 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन होता है, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? कई बार वर्ड सुना है हाइपर, हाइपर वर्ड सुना है? कहते हैं इतना हाइपर क्यों हो रहा है? कभी नॉर्मल लैंग्वेज में वर्ड सुना हाइपर? हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, एक्सेस में। हाइपो मतलब कम। तो समझ जाओ, जिसका ऑस्मोटिक, अगर दो सॉल्यूशन है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसे हाइपरटोनिक कहते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। जल्दी बोलिए, याद रहेगा। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है हाइपर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है हाइपो। हाइपर, हाइपो। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? हाइपर, हाइपो। अब देखो जरा, सब बच्चे ध्यान दीजिए। Hypo solution with lower osmotic pressure than that of another solution is called hypotonic solution with respect to other solution. Hypotonic, a solution with higher osmotic pressure. A solution with higher osmotic pressure than the another solution is said to be hypotonic solution with respect to other solution. आप एक चीज बताओ, if we place a cell in a solution containing more than 0.9%, अगर हम ब्लड सेल को गाढ़े सॉल्यूशन में रख देंगे तो क्या होगा? अगर आप अंगूर के दाने को गाढ़े सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या होगा? जल्दी बताओ, अगर अंगूर के दाने को गाढ़े सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या होगा? वो श्रिंक कर जाएगा। और अगर उसको हम पानी में रख देंगे तो स्वेल कर जाएगा। ऐसे याद रखो, ज्यादा वाले में रखोगे तो श्रिंक कर जाएगा, कम वाले में रखोगे तो स्वेल कर जाएगा। बोलो लॉन्ग टर्म याद रहेगा? सारे बच्चे बोले लॉन्ग टर्म याद रहेगा। मैंने आपको बताया था रिवर्स ऑस्मोसिस, सुना है कभी रिवर्स ऑस्मोसिस? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? उल्टा हो जाता है, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट बाहर आने लगता है। कितने बच्चों को याद आ रहा है आरओ टेक्नोलॉजी? ये वाटर को प्योरीफाई करने में काम आता है। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट through a semi-permeable membrane from the solution to the pure solvent by applying excess pressure on solution side is called reverse osmosis. Process of movement of solvent through a semi-permeable membrane from the solution to the pure solvent by applying excess pressure on solution side is called reverse osmosis. सब फॉलो कर रहे हैं?
डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। आपको पता है समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता। जल्दी बोलो, समुद्र का पानी पीने लायक होता है क्या? समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता। जरा ध्यान दें, समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता, बट जहां पर चारों तरफ समुद्र का पानी है, तो क्या होता है, समुद्र के पानी को ही, सब बच्चे ध्यान दें, समुद्र के पानी को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। समुद्र के पानी को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी बात को बोलते हैं डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। हम उसमें से सॉल्ट बाहर निकालते हैं। डीसैलिनेशन, आप समुद्र के वाटर में से सॉल्ट को रिमूव कर रहे हो। जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है? सारे बच्चे बोले बात समझ में आ रही है? The reverse osmosis process can be used for desalination of seawater for getting drinking water. The reverse osmosis process can be used for desalination of seawater for getting drinking water. In this process, a pressure greater than osmotic pressure is applied on the seawater side of a semi-permeable membrane. When pressure more than osmotic pressure is applied, pure water is squeezed out of the seawater throughout the membrane. A variety of polymer membranes are available for this purpose. एक बार पढ़ लीजिए अपने आप। जल्दी से पढ़ लीजिए अपने आप। राधिका गांधी, आरती अग्रवाल, हितेश कैन, मोहम्मद अमन, शर्मा शगुन, सारिका, वरंदित भंडारी, तिलक मेहता। वरंदित बेटा बता देना, मैंने जो ऑफिस नंबर दिया था, ऑफिस नंबर याद है, उस पर बात कर लेना, वरना आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। मैंने जो नंबर दिया था 73, क्या नंबर दिया था, 7310890965, 7310890965, ये ऑफिस नंबर है। जो भी आप फीस सबमिट करते हैं, यहां पर फीस का आपको भेजना है। सब बच्चे ध्यान दीजिए। यहां से आपको रोल नंबर भी अलॉट हो जाएगा। बेटा जो पानी में टोटल डिजोल्व सॉलिड होते हैं ना, टीडीएस, टोटल डिजोल्व सॉलिड, मैं आपको टीडीएस का किस्सा सुनाऊंगा।
कुछ जानते हो टीडीएस के बारे में? कितने बच्चे जानते हैं टीडीएस के बारे में? जो एक बच्चे एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अब ये पॉलीमर से बन के आती है, कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल्स को रिपीट करके बनाते हैं। पहले तो नेचुरल आती थी, अब पॉलीमर भी आती है। जैसे कि मुझे आज से याद है, आज से लगभग 15 साल पहले, जब ये आरओ लॉन्च हुए थे, तो इन्होंने मुझसे कहा, हमारे घर पर पानी चेक करा, हमारे घर पर पानी की जो टीडीएस थी, पता है कितनी थी? हमारे घर पर जो पानी की टीडीएस थी, वो 550 थी। इन्होंने कहा, अरे आपका पानी तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है, पानी की टीडीएस 20 तक होनी चाहिए। कभी सुना इस बारे में कुछ? डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है 20 होनी चाहिए। बहुत लंबी-लंबी कहानी बताई। तो मैंने आरओ लगवा लिया, मैंने फिर भी अपनी टीडीएस 200 के आसपास रखी। मैंने कहा जब हम 550 यूज करते आ रहे हैं, तब भी मैंने टीडीएस को 200 के आसपास ही रखा, 150, 200, 150, 200। अब जाके पता चल रहा है कि 150, 200 जरूरी है। अब जाके पता चल रहा है कि टीडीएस 150, 200 जरूरी है। पता चला जो आरओ होता है, आरओ क्या करता है, पानी के अंदर जो जरूरी मिनरल्स होते हैं, वो उसको भी बाहर निकाल देता है। लोग बाग टीडीएस कम कराने के चक्कर में जो पानी के अंदर जरूरी मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो भी बाहर निकाल देता है। इसलिए पानी का जो टीडीएस है, 150, 200 मैं समझता हूं ठीक है। नॉर्मल पानी का 500 के आसपास होता है। 150, 200 का टीडीएस ठीक है, इससे ज्यादा कम मुझे तो लगता नहीं, बाकी आप इस पे रिसर्च करके बता सकते हैं। टीडीएस मतलब टोटल डिसॉल्व सॉलिड जो रहते हैं। आप ये सोचो, तब हमारा क्या बेवकूफ बना रहे थे 20 करके, कह रहे आप मार्केट से बिस्लरी की पानी लेके आओ, मार्केट से बिस्लरी का पानी, आप उसका टीडीएस चेक करो। मैंने उसका टीडीएस चेक करा, 15 के आसपास था। कह रहे देखो बिस्लरी के पानी का टीडीएस 15 के आसपास है, क्योंकि वो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग चलता है। उनकी बातें सही लगती हैं जब कहानी पढ़ाते हैं, बट होता क्या है, लोगों को खुद ही नहीं पता होता। ऐसा नहीं कि डब्ल्यूएचओ को सारी बात पता है, मैं नहीं मानता। जो बीमारी आजकल चल रही है, किसी को कुछ पता ही नहीं, सिर्फ एक अंधेरे में तीर मार रहे हैं, ऐसा करके देख लो, ऐसा करके देख लो, क्या पता इससे ठीक हो जाए, क्या पता उससे ठीक हो जाए, अंधेरे में तीर चल रहे हैं। किसी के पास कोई सर्टेन इलाज ही नहीं है, सर्टेन थ्योरी नहीं है, सिर्फ अंधेरे में तीर है। बोलो टीडीएस वाली बात क्लियर हो गई? सारे बच्चे बताओ। कभी कोई आपसे पानी आए तो पानी का टीडीएस चेक कर लेना आप। और मुझे किसी को घर में टीडीएस पता है, कितने टीडीएस का पानी पी रहे हो आप लोग? किसी को पता है कितने टीडीएस वाला पानी पी रहे हो? मुझे मालूम करके बताना। जब भी कोई आपकी सर्विस करने आएगा, अपनी आंखों के सामने टीडीएस चेक करना। एक बच्चे ने बताया 270 टीडीएस, सही है, कोई बुराई नहीं है। 240 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी 200 के आसपास ही रखता हूं, 200-300 के आसपास। सॉफ्टनर अलग चीज होती है। सॉफ्टनर जो होता है वो ओवरऑल को कम करता है। जैसे जो आप जो पानी नहाने के लिए यूज कर रहे हैं, कपड़े धोने के लिए यूज कर रहे हैं, वो ओवरऑल कम करता है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कैसे? देखो ये सॉल्ट वाटर है, आप इस पर प्रेशर डालोगे। अगर आप सॉल्ट वाटर पे प्रेशर डालोगे, तो यहां से फ्रेश पानी निकल के वहां पहुंच जाएगा और ये आपको पानी पीने के लिए मिल जाएगा। सब बच्चे समझ गए? जब हम उस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो फ्रेश वाटर निकल के आएगा और ये पीने का पानी आपको मिल जाएगा।
रिवर्स ऑस्मोसिस कब होती है? जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, तब रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। जल्दी बोलो, बात क्लियर? The pressure required for the reverse osmosis is quite high. A workable porous membrane of film of cellulose acetate. आपको जानकर खुशी होगी, आपके घर में जो आरओ लगा हुआ है, उस आरओ के अंदर जो आरओ वाली मेम्ब्रेन है, वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? जो आरओ वाली मेम्ब्रेन होती है, वो सेलुलोज एसीटेट की होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आपके घर में आरओ लगा हुआ है, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी बनी होती है? तो बोलो, क्या बोलोगे? सारे बच्चे बोलो, क्या बोलोगे? सेल्यूलोज एसीटेट। क्या बोलोगे? सेल्यूलोज एसीटेट। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? सेल्यूलोज एसीटेट इज परमेबल टू वाटर but impermeable to impurities and ions present in seawater. Osmotic pressure method has the advantage over other method. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताओ, समझ में आता है क्या कहना चाह रहे हैं? सारे बच्चे बताओ, क्या ये बात समझ में आती है? एक बार पढ़ के देखो। सब बच्चे पढ़ के देखें, क्या पढ़ने पर कोई बात समझ में आ रही है? एक बार चेक करके देखो। सारे बच्चे पढ़े? कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? मैं समझाऊं? देखो, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले दूसरा मेथड पढ़ा था आपने। तीसरा मेथड आपने पढ़ा था। जरा ध्यान दें। और चौथा मेथड क्या पढ़ा था आपने? 5V = W/MRT।
पाई वी इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। अब आप एक बात देखो, सब बच्चे ध्यान दें, यहां पर मॉलिक्यूलर वेट निकालने के 4 मेथड है। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के 4 मेथड है। सब बच्चे देख लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के 4 मेथड है। इसमें बेस्ट मेथड ये माना जाता है, आपको याद आ रहा है, अगर सोच के देखो कि वेपर प्रेशर में बहुत थोड़ी सी कमी होती है। किसी बच्चे को याद आ रहा है, वेपर प्रेशर में बहुत थोड़ी सी पॉइंटों में कमी होती है। ऐसी बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होता है या फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा होता है। जरा से भी रीडिंग में ऊपर नीचे हो जाए तो आंसर में बहुत बड़ा अंतर आता है। कुछ याद आ रहा है? वहां पर हम 0.15 को भी इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, वहां पर हम 0.15 को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जरा से वेरिएशन से आंसर में बहुत बड़ा अंतर आता है। अब देखें जरा, सब बच्चे ध्यान दें। बट इस ऑस्मोटिक प्रेशर की खास बात क्या है, इसको आप रूम टेम्परेचर पे फाइंड कर सकते हैं। अब जरा एक एक करके पॉइंट पढ़ लो। द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड एडवांटेज ओवर अदर मेथड एज प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड रूम टेम्परेचर। एक एक करके बात कर लो। इसको रूम टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हैं, ना तो यहां पे बॉईल करने की जरूरत है, ना फ्रीज करने की जरूरत है। सब बच्चे बात समझ रहे हैं? ना तो यहां पर बॉईल करने की जरूरत है, ना फ्रीज करने की जरूरत है। आप रूम टेम्परेचर पे फाइंड कर सकते हैं। यहां पर आप मोलैरिटी यूज कर सकते हैं। मोलैरिटी को यूज करना थोड़ा सा बेटर रहता है, आसान रहता है। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। याद है ना, पाई वी इक्वल्स एन आर टी, या पाई इक्वल्स, कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, एन अपॉन वी आर टी, या पाई इक्वल्स टू सी आर टी। अरे बोलो, याद आ रहा है? सी इज मोलैरिटी। बोलो, 2 पॉइंट याद हो गए? मुझे टिप्स पे चाहिए पॉइंट। आपको पता है बाकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी, उनकी वैल्यू में डिफरेंस बहुत कम था। उनकी जो वैल्यूज होती थी बहुत कम होती थी एज कंपेयर टू अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज। इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज in comparison to other qualitative properties। सारे बच्चे बोलो, याद रहेगा? सारे बच्चे बोलो, बात समझ में आ रही है? आप एक बात देख रहे हो, क्लास में बैठे हो तो सारी बातें समझ में आ रही हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, एक एक बात आपको समझ में आ रही है। जरा ध्यान दें। The technique of osmotic pressure for determination of molar mass of solute is particularly useful for biomolecules। इससे हम बायोमोलिक्यूल्स का, as they are generally not stable at high temperature, क्योंकि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म करने पर खराब हो जाते हैं, और इसको हम रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं। और जो पॉलीमर्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो जैसे ही आप ठंडा करोगे तो उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो बताओ, एग्जाम में 4-5 पॉइंट लिखे आओगे, सारे बच्चे एक बार रिवाइज करो, जल्दी से रिवाइज करो। जल्दी से रिकॉल करें।
युवराज जी जरा हाथ खड़ा करें। युवराज हाथ खड़ा करें। बाकी बच्चे हैंड डाउन करें। यस सर। हाँ भैया बताइए, क्या समझ में नहीं आया आपको? सर ये वाली, ये जो सर बोर्ड लाइंस में लिखा है टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वाला सर पॉइंट समझ नहीं आ पढ़ रहा के था। बताओ क्या कह रही है। ये कह रहे हैं टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज particularly useful for biomolecules as they are generally not stable at higher temperatures and polymers have poor solubility। अब ये बताओ मैंने क्या कहा था? सर आपने कहा, सर आपने कहा था कि इसमें जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स जैसे करते हैं तो इसमें डिफरेंस अनइवन हो जाता है टेम्परेचर का। नहीं, मैंने क्या बोला था वो बताओ। जो लाइन मैंने बोली थी वो लाइन बोल के बताओ कि बायोमोलिक्यूल्स पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। सर वो स्टेबल स्टेबल नहीं रह पाते, मतलब उसमें सॉल्यूशन में। मैंने क्या बोला था आप ये बता दो। मैंने ये बोला था जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हम अगर गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे, तो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। और जो पॉलीमर्स होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है। जब आप उन्हें फ्रीज करोगे, ठंडा करोगे, तो उनकी सॉलिबिलिटी पर और ज्यादा असर पड़ता है। और जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है, हम रूम टेम्परेचर पे सारा काम कर रहे हैं। ना तो हमें बॉईल करना पड़ रहा है और ना ही हमें फ्रीज करना पड़ रहा है। तो बायोमोलिक्यूल्स के लिए, पॉलीमर्स के लिए भी ये मेथड अच्छा है। यस सर। बात समझ में आई? यस सर आ गई। सब बच्चों को बात समझ में आ गई? सारे बच्चे बोलो बात समझ में आ गई? एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब बच्चे ध्यान रखना, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए सारी बातें मैं एक एक पॉइंट तसल्ली से करा रहा हूं। अगर आप देख रहे हो कोई जल्दीबाजी में मैं कोर्स खत्म नहीं कर रहा हूं। किसी बच्चे को स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही? भी बता दो किसी बच्चे को स्पीड फास्ट लग रही हो। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक न्यूमेरिकल, सब कुछ कवर करते चल रहे हैं। जो भी बच्चे क्लास में आ रहे हैं, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, अपने मुंह से कह रहा हूं, आपको ऑफलाइन से बेटर अनुभव होगा। यहां पर आप एक एक लाइन का मतलब पूछते हो। एक एक आपका कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है। ठीक है, आगे चले, जल्दी बोलो आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, मेरी पूरी बात फॉलो करनी है, ये नहीं आधी अधूरी बात। अब न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा बताओ सारे बच्चे बताओ, क्या न्यूमेरिकल्स ओरली पढ़ने की चीज होती है? सब बच्चे मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या न्यूमेरिकल्स ओरल पढ़ने की चीज है? अगर न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो, न्यूमेरिकल कब समझ में आएंगे? जब न्यूमेरिकल मैं करूंगा या न्यूमेरिकल जब आप खुद करोगे? न्यूमेरिकल पे कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब मैं करूं या आप करोगे? तो पहले तो न्यूमेरिकल आपको करना चाहिए, उसके बाद फिर मैं उसको बताऊंगा कि क्या सही तरीका है, तभी तो सीखोगे। अगर कोई बच्चा सोचे कि सर आप सॉल्व कर दो, हम तो कॉपी कर लेंगे, उससे तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करें। पहले आप जो कर सकते हो करो, फिर मैं कराऊंगा। जल्दी से फर्स्ट न्यूमेरिकल करें।
सब फॉलो कर रहे हैं? चलिए मैं कराता हूं क्वेश्चन। क्या क्या पता है? सुक्रोज कह रहे हैं, सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला जानते हैं? स्मॉल डब्ल्यू पता है, पर लीटर कह रहे हैं, टेम्परेचर कह रहे हैं। पहले एक चीज बताओ, सब बच्चों को आर की वैल्यू क्लियर है? सब बच्चों को आर की वैल्यू, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आर की वैल्यू। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? देखो जरा ध्यान से। अब जरा क्वेश्चन फर्स्ट मैच करेंगे आप लोग। सब बच्चे चेक कर लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। सब बच्चे बोलो क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया। सारे बच्चे बोले क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जरा ध्यान दें। क्वेश्चन 2 करिए। सब बच्चे क्वेश्चन 2 करें, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 करें जल्दी से। कितने बच्चे क्वेश्चन 2 कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करके देखो क्वेश्चन 2। एक बार ट्राई करके देखें, वैल्यू पुट करें। देखते क्या इस बात से घबराओगे नहीं घबराओगे? जल्दी से वैल्यू पुट करें। सब बच्चे ट्राई करके देखो। सबसे पहला काम, जो गिवन वैल्यूज है वो लिखो। देखो न्यूमेरिकल मेरा सॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप गलत भी कर रहे हो तो सीखोगे।
मैं कराऊं क्वेश्चन? इसमें 2 मिस्टेकन पॉइंट है। सब बच्चे सुन लो, इसमें 2 मिस्टेकन पॉइंट है। देखते हैं कितने बच्चों ने गलती करी है। एक ही मिस्टेकन पॉइंट मान लो। अब देखो जरा, आप लोगों ने यहां गलती करी है। आप वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना भूल गए होंगे। क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम 450 ml। कितने बच्चों ने यहां गलती करी है वो लिख के भेजो मिस्टेक। जिन बच्चों ने यहां गलती करी है वो जल्दी से मिस्टेक लिख के भेजें। जो बच्चे गलती कर गए मिस्टेक, सॉल्यूशन का वॉल्यूम माना जाएगा। वो सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम माना जाएगा। आप ऐसे मान लो, सोच के देखो, आप प्रैक्टिकली आपके पास 450 ml पानी है। अगर उसमें 1 ग्राम ग्लूकोज मिला दोगे तो क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा? मैंने आर की वैल्यू देखो बार में रखी है। ये बार में रखी है क्योंकि बार को पास्कल में कन्वर्ट करना आसान है। 1 बार में 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं और 1 एटमॉस्फेयर में 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। मैंने इसलिए आर को बार वाला रख दिया। आंसर बार में आ गया और उस बार को फिर मैंने पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बोलो। आंसर तो आ जाएगा, पहले बात समझो। अगर पास्कल वाली लेते तो फिर वॉल्यूम को भी आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ता, वो आपको बहुत मेहनत पड़ती। बेस्ट है कि आप पहले बार में निकाल लो, उसको फिर पास्कल में कन्वर्ट कर लेना। क्योंकि आपको पता है ना, अभी मैंने आपको आर की वैल्यू बताई थी, फिर पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, वॉल्यूम का भी। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? सब बच्चों को बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो। इग्नोर करने को बहुत, आप बताओ कितने आ रही है वैल्यू? 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? काफी कम वैल्यू है। इसको पावर में कन्वर्ट करके लिख लो तो आसान लगेगा। 5.4 इंटू 10 की पावर -6 ऐसा बता रहे हैं।
सारे बच्चे बोलो क्वेश्चन 2 हो जाएगा। सारे बच्चे बताइए। क्वेश्चन आगे चलते हैं। चलिए एक काम करते हैं, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, कल इसे खत्म करते हैं और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता चला जाएगा आपका। अपने आप क्वेश्चन ट्राई करना चाहे तो कर लीजिएगा। फिर आज के लिए इतना रखते हैं।